वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात सबसे पहले करेंगे जो सियासी सूरत हाल है। बहुत तेज़ी से हम कह सकते हैं पिछले दिनों में डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तरफ तो सेनेट के इंतखाबात हुए खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में, उसके ऊपर हम क्या बात करें। जो आज डॉन अखबार की हेडलाइन थी, शायद सारी कहानी उसमें ही बयान हो गई कि सेनेट फाइनली बिकम्स होल आफ्टर केपी पोल्स। अब ये शायद कह सकते हैं हम कि एक नामुकम्मल सा हमारा पार्लियामेंट था। इससे पहले सारे इलेक्शंस भी नहीं हुए थे, मगर बहुत अहम कानून साजियाँ भी हो गई, तरमीम भी आईनी हो गई, और उसके बाद अब इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस जो हुए उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हम कह सकते हैं कि काफ़ी नुकसान नहीं हुआ तो बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा। एक ऐसी असेंबली जिधर उनकी 2/3 मेजॉरिटी थी, वहाँ उसी अपोजिशन से उन्होंने बात की जिस अपोजिशन से वैसे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है वो बात करने को तैयार नहीं होती, और उनको एक्स्ट्रा सीट्स भी दे दी। अगर हिसाब सुना जाए बहुत से लोगों का जो कहना है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आसानी से और सीट्स ले सकती थी, नंबर्स उनके पास थे, मगर फिर भी उन्होंने बातचीत करके सीट्स जो हैं अपोजिशन के साथ बांटी। ये इतनी जेनरोसिटी क्यों दिखाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और क्या दिलचस्पी थी जो केपी की अपोजिशन है और वफाक में हुकूमती इत्तेहाद है कि उन्होंने ये डील की पीटीआई से, ये अभी हम इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते। मगर इससे भी आज जो ज़्यादा ज़रूरी या अहम ख़बर है, और वो है कि जी जो 9 मई से जुड़े केसेस हैं उनमें से कुछ के आज फैसले आए हैं। पंजाब के शहर सरगोदा की जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, उसने जो मियाँ वाली में तोड़ फोड़ हुई थी उससे मुतल्लिक एक मुकदमे में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर रहनुमा हैं कुछ, उनको 10-10 साल की सज़ा दी है। इसमें जो पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA अपोजिशन लीडर हैं उनको भी 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा भी आज केसेस चल रहे हैं। इस वक्त भी जब हम ये बात कर रहे हैं तो कोट लखपत में भी ट्रायल जो हैं जारी हैं। चाहे ये मियाँ वाली माफ़ करिएगा सरगोदा का केस हो, चाहे लाहौर का जो पिछले दिनों में जिसकी प्रोसीडिंग्स सुनी, बहुत से सवालात भी आए सामने। किस तरह प्रोसिक्यूशन का केस जो था वो आर्ग्यू किया गया, किस तरह उसमें कुछ कमज़ोरियाँ थीं, डिफेंस बहुत मुतमईन भी कई मौक़ों पे नज़र आई, मगर सज़ा होनी थी, हो गई है। ये जो केस है जिस पे अब ऑब्वियसली जो मलिक अहमद बच्छड़ साहब है वो ये भी कह रहे हैं कि वो कोर्ट जाएंगे, मगर क्या कोर्ट्स में इस वक्त जो सूरत हाल है कोई उनको रिलीफ मिलेगा, ये बहुत मुश्किल है कहना। ये जब फैसले आए तो उसके बाद इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए जो वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ है बैरिस्टर अकील मलिक साहब, उन्होंने ये कहा कि जो भी कानून हाथ मिलेगा, चाहे वो MNA हो या कोई भी रुतबा रखता हो, तो वो कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो फैसला आज आया है इससे साफ जाहिर होता है कि कानून सबके लिए बराबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑब्वियसली बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया इन फैसलों को। इन अ वे उन्होंने यही कहा है कि ये इमरान खान साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, उनको सज़ा दी जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी बज़िद है कि 5 अगस्त को वो एक मुल्क गिर जो एहतजाज है वो करेंगे। ये सारे इश्यूज़ हैं, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए मौजूद है बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत कानून व इंसाफ, और हमें ज्वाइन किया है सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। बैरिस्टर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा बुखारी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। बुखारी साहब, यू वर एक्सपेक्टिंग दीज जजमेंट्स, और ये बताइएगा कि कोट लखपत में भी आज कुछ फैसले आ रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ भी ऐसा ही फैसला आएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये एक्सपेक्टेड तो था। आफ्टर 26 अमेंडमेंट 26 अमेंडमेंट करने की वजह क्या थी? 26 अमेंडमेंट करने की एक बेसिक वजह यही थी कि अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जाएँ। वेरी सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अभी लाहौर का जिक्र किया, कोट लखपत जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है। क्या ट्रायल प्रोसीडिंग्स आप में से किसी ने जाके वहाँ देखी? आपसे मुराद आपके मीडिया, क्योंकि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जस्टिस की बात होती है। आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं साइफर में कौंसल रहा, हमने देखा अंदर किसी को जाने दिया गया, 3 दफ़ा अनडू किया हाई कोर्ट ने, लेकिन इवन एंड अदरवाइज फिर ऐसा ही हुआ। सो आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ।
शाह महमूद कुरैशी साहब, जब 9 मई हुआ तो उनकी वाइफ का ऑपरेशन था, ही वॉज इन कराची और आगा खान हॉस्पिटल में उनकी वाइफ एडमिट थी, यहाँ थे ही नहीं। और कोई उनके अगेंस्ट जो है किसी किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई चीज़ नहीं थी। वो एयरपोर्ट पे गए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, बड़ी ज़्यादती हुई, दैट्स इट। और वो 2 साल से जेल के अंदर है। जिस केस में पहले रखा गया साइफर में, जेल के अंदर उनको प्रूव हुआ कि साइफर चीज़ जो है वो कोई किसी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं थी। सो ये जो इतनी इलीगल डिटेंशन 2-2 साल गुजार के लोग गुजार चुके हैं और बाद में वो इनोसेंट प्रूव हो रहे हैं, उनको कैसे आप कल डिफाइन करेंगे? उनके एक एक सेकंड जो उन्होंने जेल में गुजारा है उसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये है कि जिस उजलत में प्रोसिक्यूशन के केसेस किए। सर माफ़ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट मसला ये है कि ये आप तो लीगल इश्यूज़ पे बात करें, आपको पता है फैसले हो गए, अब आप लोग क्या कर सकते हैं? ना आपके पास कोई पॉलिटिकल इसका सोल्यूशन है, और कोर्ट्स में से तो अब जो सिचुएशन है आई डोंट थिंक यू कैन एक्सपेक्ट मच जस्टिस। सो ये माफ किताबी सी बातें रह गई हैं। ये है कि इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप हैंड्स अप करके बैठ जाएंगे या आप तैयार हो जाएं, आ जाएं जी ओके हमारे गले काटने शुरू हो जाएं। आपके बस में जो भी लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए आपने एजिटेट तो करना है। ये तो नहीं हो सकता कि आप जो है सरेआम आपका मैंडेट भी ले लें, आप पे FIRs भी हो जाएं, आपको झूठे मुकदमों में सजाएं भी हो जाएं और आप चुप करके बैठे जाएं। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, किसी भी माशरे में पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। सो अगर जो करेंगे आज 30 साल पहले, 40 बल्कि 50 साल हो गए अब तो, इनफैक्ट 79 में अगर ज़ियाउल हक साहब के दौर के अंदर भुट्टो साहब को फांसी दी गई तो 50 साल बाद एक जजमेंट आई कि हमने गलत किया। अगर नजरिया ज़रूरत को, ज़फ़र अली शाह केस को नजरिया ज़रूरत 2002 में या 2001 में, इनफैक्ट 2000 में, 99-2000 में उसको कहा गया कि सही है, तो आज सारे कहते हैं कि वो गलत है और उसको कोई भी कोड नहीं करता। तो सिमिलरली ये जो जजमेंट आपकी आई जिसमें हमारा निशान लिया गया, जिसमें जजमेंट आ गई जो आपकी अभी स्पेशल सीट्स वाली, ये दिस इज इनफैक्ट अनदर थ्योरी। ये तो 200 साल का जो जूरिस्प्रूडेंस है उसको उठा के परे फेंक दिया गया और इस पे यही लोग जो आज खुश हो रहे हैं, ये देखें ये रेसिप्रोकल सिस्टम चलता है। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें पलटने में तो मिनट नहीं लगते। बैरिस्टर साहब आपने सुनी मोहम्मद अली बुखारी साहब की गुफ्तगू। सर ये सवाल तो बहुत उठ रहे हैं सर, जो फैसले आया है, आपने आज उसको बहुत वेलकम किया और आपने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, पर सर ये बराबरी जैसे कुरैशी साहब का जिक्र किया, बुखारी साहब ने, वो कराची में बैठे थे, उनको 9 मई में लाहौर में मुलव्वस कर दिया, फवाद चौधरी साहब और इस तरह के और बहुत से नाम हैं जो इस वक्त जेल में नहीं है फॉर द सिंपल रीजन कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आरफा साहिबा। बिल्कुल अली बुखारी साहब मेरे पेटी भाई हैं और बिल्कुल वकील हैं। ये भी समझते हैं कि एडिंग और अबेटिंग भी इसी कानून के अंदर मौजूद है, और अगर किसी ने एड और अबेट किया है या कंस्पिरेसी हैच की है या उस कंस्पिरेसी का पार्ट रहा है तो ज़ाहिरी बात है वो उसका एडिंग और अबेटिंग में आ सकता है, और उसकी फ़िज़िकल प्रेजेंस जो है वो एब्सोल्यूट नेसेसरी नहीं होती इस तमाम तर मामले के ऊपर या ऐसे मकामात या ऐसे मुकदमात के ऊपर। मैं ये ज़रूर आपसे कह सकता हूँ कि बिल्कुल हमने फ़ैसला वेलकम किया है। आइन और कानून के मुताबिक अगर फ़ैसला आया है तो बिल्कुल हम उसको खुशाइन कहते हैं और बिल्कुल उसको वेलकम करते हैं। जब एविडेंस मौजूद हो, जब तमाम तर ट्रायल के तकाजे पूरे किए गए हों, जब तमाम तर प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की गई हों और ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल को मलूज़े खातिर रखा गया हो, और ऐसी बात भी नहीं है। मतलब आप ये देखें कि इन्हीं लोगों ने बेल्स भी ली, इन्हीं केसेस में ये बेलों पे भी मौजूद थे या ज़मानतों पे भी मौजूद थे, और इसी तरह कई इनमें से ऐसे लोग हैं जो अदालत में आज मौजूद नहीं थी और उनको एग्जेम्पशंस भी थी, तो वो अपने प्लीडर्स के थ्रू या अपने वकला के थ्रू रिप्रेजेंटेड थे। तो ये तो नहीं है कि अब 2 साल से केस चल रहा हो और वो फाइनल स्टेजेस में पहुंचे और फिर एक ओवरवेलमिंग एविडेंस जो है वो मौजूद हो, ऑन रिकॉर्ड मौजूद हो, जिसको जज साहब ने अप्रिशिएट किया हो, और फिर ज़ाहिरी बात है वेदर दैट्स डायरेक्ट एविडेंस या सर्कमस्टांशियल एविडेंस, उसको देखते हुए और वो तमाम तर जो एविडेंस अवेलेबल है ऑन रिकॉर्ड उसको कन्फ्रंट भी करवाया हो इन लोगों को, तो उस पर इन्होंने आई एम श्योर कि जरा की होगी और अपने डिफेंस स्टेटमेंट्स में तो सर मुझे बताएं ना कि वो यास्मीन राशिद साहिबा के खिलाफ वो एविडेंस मौजूद है मगर अंदलीब साहिबा के खिलाफ वो मौजूद नहीं है। ये मतलब कि दोनों वहाँ मौजूद थी, यही तो डिस्क्रिपेंसी है ना। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी तो उनको जेल में नहीं डाला गया, नहीं वो क्यों ना कुछ पे केस चल रहा है।
آپ دیکھیں کیسز تو چل رہے ہیں ان لوگوں پہ. اگر کسی کو بیل مل گئی ہے یا کسی کو ضمانت ملی ہے تو اس کی وہ انڈیویجول سرکمسٹانسز کیس کی نوعیت کو یا اس کا جو رول تھا اس کو دیکھ کے اگر اس کو ضمانت ملی ہے تو ظاہری بات ہے وہ تو تقاضے ہیں, اور یہ قانون کے ہی تقاضے ہیں جو میں اور علی بخاری صاحب دونوں وکیل ہیں. میں تو لازمی نہیں ہے کہ ایک کیس میں اگر 100 ملزم ہے تو ان 100 کے 100 کو ہی آپ کو بیہائنڈ بارز رکھنا ہے. کئی کو اس میں مل جاتی ہے اگر ان کا لیسر رول ہو یا رول ان کا جو آئیڈینٹیفائی ہوا ہو. ٹھیک ہے بخاری صاحب سن رہے ہیں آپ عقیل صاحب نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ جی کسی کا لیسر رول ہوتا ہے, کسی کی مطلب کہ شاید انہوں نے پلیڈ بہتر کیا, اندلیب صاحبہ نے ان کو بیل مل گئی, یاسمین صاحبہ جو ہے وہ نہیں پلیڈ کر سکی اپنا کیس. پلیڈنگ میں سب سے بڑی چیز تو یہی ہے نا کہ جس نے پریس کانفرنس کر دی اس کی پلیڈنگ بہت اچھی ہوگی. سمپل تو میں آسان الفاظ میں سننے والوں کو تو یہی کہوں گا, لیکن میں 2 چیزیں ایڈ کر دوں. ایک آرٹیکل 13 آف دی کانسٹیٹیوشن ہے جی, جس کو کہتے ہیں ڈبل جیپرٹی, سیفٹی اگینسٹ ڈبل جیپرٹی. کیونکہ میں تو کونسل ہوں پنڈی اسلام آباد کے سارے کیسز میں, خان صاحب کا, شاہ صاحب کا 13 کیسز سیم اکرنس کے, پنڈی میں, سرگودا میں, میاں والی میں, فیصلہ آباد میں, ڈبل جیپرٹی بھی ویری کوئکلی سمجھائیں بٹ ایک اور لاہور میں. مطلب ایک گناہ کی 2 دفعہ سزا نہیں ہو سکتی. کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 13 کہہ رہا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے 7 جگہوں پہ آپ کے جو ہیں وہ ایف آئی آرز ایک ہی چیز کے اوپر, ایک ہی اس کے اوپر آ گئی. یار ویسے اوپنلی ایک بات کروں, 2021 میں عارفہ آپ کو یاد ہوگا تو فرانس میں بہت بڑا ایک مہنگائی کے اوپر وائلنس ہوئی تھی لوکل سطح پہ. ان کے 1100 پولیس اسٹیشن بھی آگ لگ گئی تھی, بہت سی جگہیں توڑ دی گئی تھیں. اتنی سزائیں وہاں بھی نہیں ملی. گملے توڑنے, لاک توڑنے, تالے توڑنے, پاکستانی لوگ ہیں, ویسٹ سے پاکستانی لوگ نہیں, میں اپنے ملک کی بات کروں, کہیں بھی کوئی بھی ہیومنلی نہ زخمی ہوا, نہ کوئی سٹیٹمنٹ کسی جگہ بھی نہیں ہے. اچھا بہت سی چیزیں ٹوٹی پھوٹی ہوں گی, ٹھیک ہے, 10 سال سزا پارلیمنٹیرینز کو, کس کے اوپر آپ نے کہہ دیا, آپ نے تقریر کر دیا, پریکٹیکلی موجود بھی نہیں ہے. اس طرح انصاف نہیں ہوتا. اس طرح جو ہے نا آپ جسے کہتے ہیں نا کہ جو ڈبل جیپرٹی کی بات کی آپ نے, کہ اگر ایک سزا ایک سائڈ پہ چل رہا ہے کیس, وہی ٹرائل آپ 4 جگہوں پہ کر کے 4 جگہ سزا دیں گے تو کیا کنزیکٹو سزا دیں گے یا کنکرنٹ سزا دیں گے؟ دس از اے کوسچن آف لا بیسیکلی, کہ آپ کو 6 جگہوں پہ سزائیں ہو جاتی ہیں تو وہ کٹھی چلیں گی یا آپ کہیں گے نہیں تم 10 سال پہلے پورے کرو, تمہاری 70 سال عمر 80 ہو جائے گی, پھر 10 سال تم دوسری طرف کرو. سزائیں نہیں ہو سکتی. یہ ایک موکری ہے. دس از ایک جوڈیشل سسٹم کو جو ہے ایک مذاق بنا دیا گیا. آپ ذرا انٹرنیشنل میڈیا تو اٹھا کے دیکھیں, آپ ان سے ان کا اٹینڈ کریں. میں نے تو کیے 2-3 پروگرامس ان کے ساتھ, تو وہ لوگ ہمارے لا سسٹم کو دیکھ کے اور یہ دیکھ کے ساری چیزیں کہ جس طرح ٹرائل ہو رہے ہیں. دیکھیں او جے سیمپسن کیس سے سٹارٹ کر دیں آپ. سر ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہے ویری کوئکلی. آپ اگر او جے سیمپسن کیس سے سٹارٹ کر دیں, جو فٹ بالر تھا, وہاں رگبی پلیئر تھا, اور یہاں تک آپ پہنچ جائیں, آپ کو سارے 200 سال کی جورسپروڈنس میں اس طرح کی پروسیڈنگز کہیں بھی نظر نہیں آئیں گی. ایون مارشل لا دور میں بھی نظر نہیں آئیں گی. بالکل صحیح جی. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں بیرسٹر عقیل ملک صاحب سے اور سید محمد علی بخاری صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اوورال سیاسی صورتحال ہے, خاص طور پہ سینٹ کے الیکشنز, اور جو آج سزائیں اناؤنس ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ممبرز کو, اور کچھ جو ٹرائلز ہیں ان میں سزا آج ہی بہت سے لوگوں کا خیال ہے, توقع ہے کہ آ جائیں گے. عقیل صاحب یہ بتائیے گا سر, موونگ آن فرام دا 9th May ٹرائلز, اب یہ جو سینٹ کے الیکشنز ہو گئے, اور آپ کو اب کیا کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا چیف منسٹر گنڈاپور صاحب نے 5 سیٹس جو مطلب کہ اگریمنٹ کے تھرو دلوائی ہیں, تو سر اب تو کہہ رہے ہیں کہ 2/3 میجورٹی آپ لوگوں کے پاس آ گئی, اور اب 27ویں ترمیم آئی کہ آئی؟ دیکھیں میں بالکل اس بات کو تو نہیں کہوں گا کہ 27ویں ترمیم اور 2/3 میجورٹی جو ہے شاید یہ تمام تر اس کے حوالے سے کوئی ایسی معاملات تھے یا کوئی ایسی بات چیت ہوئی. میں ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ سینٹ انتخابات سے اگر آپ یہ چیز دیکھیں کہ یہاں پہ وفاق میں ہی ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن سینٹ کے جو کے پی کے انتخابات ہوئے ہیں یا کے پی صوبے سے سینٹ کی جو سیٹیں فل ہوئی ہیں, اس میں بالکل ایک ورکنگ فارمولا اڈاپٹ کیا گیا, اور اس پہ بالکل رضامندی دونوں طرف سے تھی. اب وہاں پہ نہ کوئی فارم 45 ہے, نہ کوئی فارم 47 ہے, یکجاں 2 کالب ہیں, نہ کوئی بندہ ہے, نہ کوئی بندہ نواز ہے. اب یہ ان سے پوچھا جائے, سر اتنی شاعری, میں آپ کا آج بالکل ایڈیٹوریل بھی پڑھ رہا تھا, اور اس میں جو آپ نے آرٹیکل لکھا ہے ڈان میں, تو میں بالکل بڑے غور اور بڑے شوق و ذوق سے میں نے اس کو پڑھا. تو بالکل آپ نے بھی بالکل بہترین
الفاظ کے ساتھ اس کی عکاسی کی جو پوزیشن تھی, جو معاملات تھے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کو شاید یہ چاہیے کہ وہاں پہ اگر یہ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ یہ معاملات طے ہو سکتے ہیں اور سیاسی بصیرت جو ہے ان کی وہاں پہ کام آ سکتی ہے, تو ان کو چاہیے کہ وفاق میں بھی کوئی ایسی سیاسی بصیرت اپنائیں کہ یہاں پہ سر آپ ان سے بات کر لیں نا 27ویں ترمیم پہ, شاید گنڈا پور صاحب آپ سے بات کر لیں گے. آپ پہلے یہ تو بتائیں کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اور کب آ رہی ہے؟ دیکھیں فی الوقت تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, نہ کوئی ایسا پروپوزل ہے, نہ کوئی ایسا ڈرافٹ ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہوں. میں بالکل آنیسٹلی آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں, اور یہ بالکل عین ممکن ہے کہ جب اس کی ضرورت محسوس کی جائے اور جب ایک براڈر کنسنسس ریچ کیا جائے, کیونکہ آپ یہ اس چیز کو کم از کم ضرور انسائٹ رکھیں کہ یہ ایک اتحادیوں کی حکومت ہے, خالی پی ایم ایل این کی 2/3 اکثریت نہیں ہے. اتحادیوں کے ساتھ مل کے ہماری 2/3 اکثریت بنتی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی ایسی بات چیت ہوتی ہے, کوئی ایسے معاملات آگے جاتے ہیں جو 27ویں ترمیم کی طرف جائیں, تو پھر اتحادی بھی آن بورڈ ہونا ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اتحادیوں کی بھی انپوٹس اس میں ہوں گی, تو براڈر کنسنسس ہوگا, تو تبھی ہم 27ویں ترمیم کی طرف جا سکتے ہیں. سر معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ہاں معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. پوچھنا مجھے یہ تھا کہ آپ کے خیال میں کس ایشو پہ 27ویں ترمیم کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ میں آپ کا ذاتی خیال پوچھ رہی ہوں. میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ کئی ایشوز ہیں, ان پہ بالکل ضرور کیا جا سکتا ہے اگر ہاؤس کی فیل ہوئی. جیسے مثال کے طور پہ اس وقت ہم نے, میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں, جیسے اس وقت ہم نے آئینی عدالت سے آئینی بینچ پہ وہ آئیڈیا ٹرانسفر کیا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ اگر کسی وقت یہ 27ویں ترمیم ہوئی تو پھر آئینی بینچ سے آئینی عدالت, اور اگر ایک براڈر کنسنسس ایگزسٹ کیا اس تمام تر چیز کے اوپر, تو وہ بھی لائی جا سکتی ہے. کیونکہ وہ بلاول صاحب نے کہا تھا کہ شیکسپیئر کی سینگ ہے کہ a rose by any other name is still a rose. تو اس کو میرے خیال سے اگر ضرورت محسوس کی گئی اور کنسنسس ہوا تو وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو قانون میں وقتاً فوقتاً امینڈمنٹس آتی رہتی ہیں, آئین کے اندر بھی آتی رہتی ہیں. بالکل ٹھیک. بخاری صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میرے خیال میں, اس سے پہلے کہ میں سوال پوچھوں. دیکھیں عارفہ 2-3 چیزیں تو بڑی کلیئر ہیں. ابھی میرا بھائی عقیل کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس اسٹرینتھ پوری ہوگی. بھائی آپ کے پاس جب اسٹرینتھ پوری نہیں تھی 224 ممبرز چاہیے تھے اور 210 آپ کے پاس تھے, آپ کے تب بھی 26ویں امینڈمنٹ ہو گئی. 2007 کے رولز آپ کے نیشنل اسمبلی کے وائلیٹ ہو گئے, 2011 کے رولز آپ کے سینٹ کے وائلیٹ ہو گئے. تو ابھی آپ کے 64 ڈیجٹ اگر نمبرز سینٹ میں ہیں یا نہ ہیں, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جس طرح پہلے امینڈمنٹ ہوئی رات کی تاریکی میں, بلکہ میں کوٹ کر دوں, میڈیا سے میں دیکھ رہا تھا تو میڈیا پہ پتہ چلا جب تارڑ صاحب جو ان کے منسٹر ہیں, ان سے کوشچن کیا کسی نے, سر مسودہ دے دیں ابھی رات کو آپ کا ہو رہا, تو انہوں نے کہا ابھی ملا ہی نہیں مجھے. سو ایسی پوزیشن کے اندر 27ویں آ جائے شاید ان کو بھی نہ پتہ ہو. لیکن میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا آپ کی چینل کے 2 پروگرامز میں کہ یہ 26 امینڈمنٹ ایگزیکیوٹیبل نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ان کے ایک آرگومنٹس تھا جو یہ بارو کرتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ بڑی آسانی ہوگی, بڑا پینڈنسی ہے. 27 لاکھ آس پاس کیسز پینڈنگ ہیں ڈسٹرکٹ کورٹس میں پاکستان پورے میں, آج اس سے زیادہ پینڈنگ ہے. ایک سال سے 4 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں ہائی کورٹ میں, اس سے زیادہ پینڈنسی ہے. 60,000 کیسز پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ میں, اس سے زیادہ پینڈنسی ہو گئی. کیا ہوا اس کا فائدہ ان کو کہ ہمیں انہوں نے جتنا زیادہ پینلائز کر سکے تو کر سکیں. بالکل اچھا سر, وہ تو کلیئر ہو گیا. بٹ دیکھیں نا, آئی تھنک 26ویں آئینی ترمیم کے پیچھے کیا انٹینٹ تھی وہ تو ہمیں پتہ چل گیا. بٹ سر آج تک ابھی تک مجھے یہ نہیں سمجھ آیا کہ یہ جو آپ لوگوں نے نا سینیٹر بنائے ہیں, اس کے پیچھے آپ کی نیت کیا تھی, اور عمران خان صاحب اس ایشو پہ کہاں کھڑے تھے. آج ملاقات ہوئی ہے بہنوں کی, بتائیں نا کیا پتہ چلا ہے کہ یہ جو لسٹ آئی ہے جس میں آفریدی صاحب کا آپ نے نام ڈالا, فواد چودھری صاحب کو آپ پارٹی میں نہیں لیتے واپس, آپ کی پارٹی, تو یہ آفریدی صاحب کو آپ نے لے کے سینیٹر بھی بنا دیا. سر کچھ تو سمجھائیں کہ یہ عمران خان صاحب کی مرضی سے اس پہ نا 2 چیزیں میں آپ کو 2 کوشچن ہیں, میں دونوں کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتا ہوں. کیونکہ ابھی تک میری علیمہ آپا سے ملاقات نہیں ہوئی, اس لیے مجھے ایکچولی پوزیشن نہیں پتہ, لیکن رات کو پتہ چل رہی تھی. نمبر 1 یہ کہ ایز فار ایز آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف, اپنی ذات کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, پارٹی کا نہیں, کہ جو پارٹی ورکر ہے رائٹ اسی کا ہے. جو چھوڑ کے چلا جاتا ہے وہ آ جاتا ہے واپس, بسم اللہ آ جائے, لیکن وہ بیک بینچر ہو سکتا ہے. سر سانو کی فرق پیندا ہے کہ تس تھوڑی نہیں سر میں ویسے کہ سانو کی فرق پیندا ہے تھوڑی ذاتی رائے کی ہے. دیکھیں اپنی رائے تو میٹر کرتی ہے نا, پارٹی پالیسی زیادہ میٹر کرتی ہے. اب اس پہ خان صاحب نے کیا کہا
क्या चीज़ आई वो अब जब तक मैं मिलूंगा नहीं, मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं आपको बता सकूँ, क्योंकि मुझे तो 2 महीने से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि खान साहब से 2 सालों में सबसे ज़्यादा लोगों से मेरी मुलाकात उन लोगों में हूँ मैं जिनसे मुलाकात हुई। अब पिछले 1.5-2 महीने से केसेस चल नहीं रहे खान साहब के यहाँ पर, क्योंकि केस ट्रायल चलता तो आप रोक नहीं सकते, उसमें प्रिंसिपल काउंसिल हूँ मैं। सो अदरवाइज़ जो मंगल को हमारी मुलाकात होती है उसमें नाम होता तो मुझे रोक लिया जाता। सो वो तो एक ऐसा एस्पेक्ट है। अब जो दूसरी चीज़ आपने पूछी थी मुझसे इसके जो सीट्स के हवाले से, देखें आपको याद हो 2021 मैं ये बता रहा हूँ 2021 में जब सेनेट इलेक्शंस हुए तो उस टाइम हमारी गवर्नमेंट थी और नून अपोजिशन में थी और पंजाब के अंदर भी सीट एडजस्टमेंट्स हुई थी। इससे एक फ़ायदा ज़रूर होता है, मैं कोई आर्गूमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, ये कोई फेवर में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होती है कि आपका कम से कम जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है वो ख़त्म होती है। क्योंकि खान साहब ने, आपको याद हो तो हमने एक अमेंडमेंट भी की थी कि हम कहते थे बार बार अमेंडमेंट के लिए कि ये शो ऑफ हैंड करें इसको, ताकि चीज़ें ओपन हो जाएं, और जब ओपन हैंड से आप जाएंगे तो उसके बाद ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी। क्योंकि हमने सफ़र किया इस पर, आपको याद होगा 2018 में जनरल इलेक्शन से पहले मार्च में हुए थे इलेक्शन सेनेट के, जिसके ऊपर वीडियोस रिलीज़ हुई थी, और इमरान खान साहब ने, उस टाइम हमारी गवर्नमेंट जो केपी की थी वो कोलिशन गवर्नमेंट थी विद जमात इस्लामी, 18 बंदों को उन्होंने बैठ के वहाँ से निकाल दिया पार्टी के अंदर से। सर सादिक संजरानी को आप लोगों ने चेयरमैन इसी तरह सीक्रेट बोर्ड नहीं ये अदर इशू तो नहीं हो सकता ना सर। नहीं देखें, अगर आप इसको ओपन, सारी जमातों को सर जहाँ सूट करता है ना वहाँ वो कहते हैं ओपन कर दें, जहाँ नहीं सूट करता वहाँ आप कहते हैं गलत है ना आरफा, ये तो ठीक है ना, कर दें अभी इन्होंने 26 में अमेंडमेंट कर दी 27 पे। अच्छा सर अब टाइम खत्म हो गया, जरा अकील साहब से भी आखिरी सर 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स आपने कोई कमेंट करना है? देखिए, एक तो सादिक संजरानी वाली बात आपने खुद ही कह दी, और दूसरा ये एक ऐसी एडजस्टमेंट है कि जिसकी लिस्ट का जो है इमरान खान साहब को शायद नहीं पता था, या पता था, या क्या मामला थे ये तो बरकैफ यही बता सकते हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बिल्कुल हॉर्स ट्रेडिंग को अल्हम्दुलिल्लाह रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उसके साथ टिकट ट्रेडिंग जो PTI के अंदर हुई है उसको भी मेरे ख्याल पे मंजरे आम पे आना चाहिए, और टिकट ट्रेडिंग को भी किसी खाते लगना चाहिए। बैरिस्टर साहब फिर एक सवाल मैं आपसे भी पूछ लूँ इस पे। जी बिल्कुल, आप उनकी तो वो जो ट्रेडिंग हुई है तो हुई है। सर मुझे ये बता दें कि आपने एक खानदान को में अमीर मुकाम साहब आपके फेडरल मिनिस्टर, उनके गालबन जो छोटे भाई हैं वो अपोजिशन लीडर हैं KP में, और अब उनके बेटे को आपने सेनेटर बना दिया। तो सर ये मतलब एक खानदान में ही आपने 3 चीजें बांट दी? नहीं, मैं ज़ाती तौर पे तो शायद इससे इत्तेफाक ना करूं, लेकिन ये पार्टी की जो लीडरशिप है उसका फैसला है, और बिल्कुल जो वहाँ पे स्टेक होल्डर्स थे, जो लोग वहाँ पे थे, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, तस्लीम किया। अगर कोई रिजर्वेशन होती या कोई ऐसी चीज़ होती तो बिल्कुल मंजरे आम पे आती, लेकिन उसके अलावा भी पार्टी के कई ऐसे एसेट्स हैं जो असासा हैं पार्टी का, वहाँ पे मौजूद हैं उस सूबे में। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो सिक्योरिटी सिचुएशन है और पाक अफगान ताल्लुकात। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है और उसका जो ताल्लुक़ पाक अफगान ताल्लुकात से है। जब से काबुल में हुकूमत की तब्दीली आई है तो ये दोनों जो इश्यूज़ हैं ये साथ चल रहे हैं पाकिस्तान में। एक तरफ हमारी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो हमले पाकिस्तान में हो रहे हैं वो उनमें हमने आहिस्ता आहिस्ता उनको बढ़ते हुए देखा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात हैं। शुरू में तो हमने ये भी देखा कि जैसे जैसे ये वाक़यात पाकिस्तान में बढ़े तो अफ़गानिस्तान से या काबुल में जो हुकूमत इस वक्त मौजूद है उससे पाकिस्तान की काफ़ी हद तक जो ताल्लुकात हैं उनमें तलख़ी आई। ऑपरेशंस यहाँ जारी थे, मगर लफ्ज़ी जंग जो दोनों ममालिक के दरमियान थी वो भी हमें नज़र आ रही थी। मगर फिर पाकिस्तान की इस पॉलिसी में भी हमें तब्दीली नज़र आई। ऐसा लगा कि जैसे इस्लामाबाद दबाव डालने की बजाय काबुल पे वो ये कोशिश करें कि इंगेजमेंट के थ्रू मामलात को हल किया जाए या बेहतर किया जाए। और फिर हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान से मुतअद्दिद मरतबा सीनियर जो ऑफिशल्स हैं उनके दौरे हुए अफ़गानिस्तान के। अप्रैल के महीने में ही नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने काबुल का दौरा किया, वहाँ मुलाकातें की। उसमें भी लगा ऐसे कि ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर करने की कोशिश की जा रही हैं, कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो भी सरगर्मी है गलत किस्म की, ख़ास तौर पे तशद्दुद की जो कार्रवाई है उसके लिए सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी। अब पिछले दिनों में हमने देखा कि जो वफाकी वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब,
उन्होंने भी अफ़गानिस्तान का दौरा किया। वो भी काबुल में जो है ख़ास तौर पे जो वज़ारत दाखिला में सिराजुद्दीन हक्कानी साहब उनसे मिले, वो वहाँ भी यही बताया गया कि बॉर्डर की मैनेजमेंट और जो दहशतगर्दी के मामलात हैं इस हवाले से मुलाकात हुई है। इन सब इश्यूज़ पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और माहिर हैं अफ़गान और सिक्योरिटी अफेयर्स के। वेलकम टू द शो ताहिर साहब। जी ताहिर साहब, बताइएगा कि एक तरफ तो सर इंगेजमेंट बढ़ रही है अफ़गानिस्तान से, ये मोहसिन नकवी साहब का भी पिछले दिनों में दौरा हुआ, तो बताएं कि इस दौरे में क्या कोई ख़ास फैसले हुए, किस मकसद क्या था इसका, क्या इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से आपके पास? मकसद तो जो मेरी मालूमात है सिर्फ एक मौजू था, एक नुकाती एजेंडा और एक मुलाकात पाकिस्तान ने मांगी थी वज़ीर दाखिला अफ़गानिस्तान से सिराजुद्दीन हक्कानी से। आपने इसका जिक्र भी किया और तकरीबन 3 घंटे तक जो मेरी मालूमात है मुलाकात भी हुई है। और जो पाकिस्तान में दोबारा और खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान में वाक़यात में ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है, ख़ासकर 28 जून को शुमाली वज़ीरिस्तान में जो बड़ा हमला हुआ जिसमें 13 शहादतें हुई, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान में वो जो एक कुछ थोड़ी सी इत्मीनान पैदा हो गई थी और ताल्लुकात में बेहतरी भी आ गई थी, उसके लिए कुछ ख़तरात उसका इम्कान ज़ाहिर होना शुरू हो गया। मेरी मालूमात ये थी कि पहले पाकिस्तान ने भेजना था खुसूसी नुमाइंदे को, मोहम्मद सादिक साहब को, और लेकिन बाद में जब मामला शिद्दत इख्तियार कर रहा है तो शायद सोचा होगा कि ज़रा आला सती एक वक्त भेजा जाए, तो फिर वो वहाँ चले गए थे। तो इन्होंने उनको कुछ नुकात, जो एक तो ये लोगों को रोकने की बात की है, और वो जो एक पाकिस्तान पहले अफ़गानों का जिक्र करता था कि TTP के साथ अफ़गान शामिल होते हैं, उसमें कुछ कमी आई थी 3-4 महीनों में, लेकिन अब पाकिस्तानियों का ख्याल है कि वो सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। और 4 जुलाई को जब पाकिस्तान ने कहा कि 30 लोगों को इन्होंने मारा है, तो बाद में हमने सुना पाकिस्तानियों से, हुकाम से, कि उसमें आधे वो अफ़गान थे, तो वो तशवीश दोबारा पैदा हो गई, वो जो अफ़गानों को शामिल होना। सर ये बताएं कि ये 30 जो आप वाक़े का जिक्र कर रहे हैं, माफ़ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, कि जो 30 लोग मारे गए ये कहाँ हुआ? इन्फिल्ट्रेशन कर रहे थे बॉर्डर के इस पार, ज़रा तफसील बता दें। बताता हूँ, ये तो खैर ISPR के बयान में भी, लेकिन चलो दोबारा ताज़ा करते हैं। ये 4 जुलाई को हसन खेल का एरिया है, शुमाली वज़ीरिस्तान में, बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है, तो वहाँ से ये पाकिस्तानी फ़ौज के बयान के मुताबिक इस तरफ आ रहे थे। तो उस वक्त उसमें ये नहीं कहा गया था कि ये कौन है, लेकिन बाद में हमने मालूमात की तो ये हमें बताया गया कि इसमें आधे अफ़गान थे। अब इन चीज़ों का तो आज़ादाना तो एक मुश्किल होता है ना, आपके लिए मेरे लिए, कि इंडिपेंडेंटली किया है हमने, तो पाकिस्तानी हुकूमत की, पाकिस्तानी फ़ौज की, या अगर TTP कभी कभी बात करती है तो उन पर आपने वो डिपेंड करना है। तो हमने सुना ज़िम्मेदारान से यहाँ पे कि उसमें आधे अफ़गान थे। तो ये जो एक जो दौरा है वज़ीर दाखिला का, ये वाली तशवीश दोबारा पाकिस्तान ने की, हालांकि वहाँ से उनको बताया गया मीटिंग में कि इन्होंने तकरीबन 2000 तक अफ़गानों को उन्होंने मुख्तलिफ औकात में गिरफ़्तार किया है, कुछ को सज़ा हुई है, कुछ अभी जेलों में है, कुछ को फिर अदालतों ने वहाँ पर जिस तरह हमारा निज़ाम उन्होंने रिहा कर दिया, कुछ की मुद्दत पूरी हो गई उसकी। तो वो पाकिस्तान से तवक्को ज़्यादा करते हैं कि बजाय, क्योंकि उनके वो कह रहे हैं हमारे इतने वसाइल नहीं है जितने कि पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान की फ़ौज मजबूत है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान के पास ड्रोन है, पाकिस्तान ने बाढ़ लगाई है। तो बहरहाल उनका यही मौक़िफ़ है। आप सिराजुद्दीन हक, आखिरी 2-3 सेकंड में सिराजुद्दीन हक्कानी के बयान में 2 दफ़ा एतमाद की बात की गई है कि मसाइल के हल के, तो मेरे ख्याल में, अब मेरे पास इसकी वो नहीं है, तस्दीक नहीं है, या मैंने नहीं पूछा कि वहाँ माहौल कैसा था, लेकिन उस बयान से मुझे अंदाज़ा होता है कि शायद माहौल उस तरह के अच्छा नहीं था जब बातचीत हो रही थी। इसलिए उन्होंने ना तो दहशतगर्दी का जिक्र किया है, ना शिदत पसंदी का जिक्र किया है, ना पाकिस्तान में सिक्योरिटी मसाइल का जिक्र किया है, बस 2 मरतबा एतमाद पे जोर दिया है सिराजुद्दीन हक्कानी साहब ने कि एतमाद की बहाली हो। उनके ख्याल में एतमाद लाजिम है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ताउन चाहिए। जी हाँ ताहिर साहब, तो ये ऑब्वियसली बहुत आप अहम बात करें, तो आपके ख्याल में क्या वजह बनी कि दोबारा अब माहौल शायद इतना अच्छा नहीं है? क्योंकि माफ़ करिएगा, दरमियान में तो हमने ये देखा
کہ ताल्लुकात भी बेहतर हुए और जो स्टेटमेंट्स भी सामने आई और जिस तरह चीन के साथ भी मुलाकात हुई कि उससे लगा कि माहौल बहुत बेहतर हो गया है। आपके ख्याल में सिर्फ वाक़यात हैं पाकिस्तान में इनकी वजह से या कोई और इश्यूज़? मैंने तो आपको खुद कहा कि माहौल में बेहतरी आई थी और ये जो आना जाना हुआ, बल्कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अफगानिस्तान का डेलीगेशन इधर है वज़ारत तिजारत का, और मुमकिन है कि जो तरजीही तिजारती मुआहिदा है उस पर दस्तखत भी हों, क्योंकि सारा तो ये इनकी वो होती है। अभी जो ट्रेड बढ़ी है $1 अरब तक 6 महीनों में वो पहुंची है। ये इसकी वो है कि उस इम्प्रूवमेंट हो गई थी। आपने चीन की बात की है, चीन की तो यही ख्वाहिश है कि, लेकिन वैसे भी ये जो मौसम गर्मा होता है इसमें अगर आप सोवियत यूनियन के ऑक्यूपेशन का, अफगानिस्तान का, नेटो का जाएं तो गर्मी में लोगों का आना जाना फिर ज़्यादा होता है। दूसरी बात, अभी जो बाजवड़ में तालिबान आए थे कुछ ईद के थोड़े से चंद दिन बाद, तो पहले ये तालिबान और टीटीपी के लोग सड़कों पे आते थे तो उनके चेहरे छुपे हुए थे, अभी चेहरे छुपे नहीं थे। और जो बाजवड़ में लोग आए थे ये उस पे अवामी नेशनल पार्टी के हमले से पहले, तो उसमें अब हमने सुना यहाँ एक जिम्मेदार से कि उसमें मैदान वर्द के एक सूबा है जो काबिल से, अगर आपने जाना है कंदाहार तो काबिल से, तो उसी के इनके बकौल, मेरे पास उसके इंडिपेंडेंट कोई वेरिफिकेशन नहीं है कि उनके लोग ज़्यादा है। ये नहीं वो जो मैं बात कर रहा था कि अफगानों का, तो तशवीश यहाँ बड़ी है। और मेरे ख्याल में ये शायद जो दौरा है कि मज़ीद ताल्लुकात ख़राब ना हो, इस वजह से इन्होंने अपनी वो जिम्मेदारी पूरी करी, उनको सुना है, उन्होंने भी अपनी बात की है। तो अब देखना है कि आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे बिजली के हवाले से। ऑब्वियसली हमारी मईशत पे हम जितनी भी आजकल डिस्कशन करते हैं उसमें जो पावर सेक्टर है वो बहुत अहम है। IMF से भी जब मुज़ाकरात होते हैं तो पावर सेक्टर का जिक्र होता है, और उसके अलावा जो हुकूमत का मईशत का प्लान है उसमें भी पावर सेक्टर का न सिर्फ हम कह सकते हैं बोझ है बल्कि एक बहुत अहम हिस्सा है वो। और अब इसी हवाले से एक ऑडिट रिपोर्ट जो सामने आई है और उस पे जो मीडिया में ख़बरें बनी हैं, तो ये बताया जा रहा है हमें कि जितनी ये जो तकसीम कार कंपनीज़ हैं इन्होंने 250 अरब के करीब जो है वो ओवर बिलिंग हम कह सकते हैं की है। ये जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है इसमें सारे जो बड़े हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस हैं, डिस्कोस जिनको हम कहते हैं, वो शामिल हैं बड़े शहरों में। और बेसिकली ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जिस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स होते हैं, जो लाइन लॉसेस होते हैं, उन सब को पूरा करने के लिए ये ओवर बिलिंग जो है वो की जाती है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं अल्लाह खान साहब, चीफ रिपोर्टर हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद। वेलकम टू द शो सर। जी सर, ये मुझे पहले तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग कि ये हर साल की ऑडिट रिपोर्ट होती है? बिल्कुल हर साल की होती है और AG ऑफिस ये करता है और ये पार्लियामेंट में जमा कराता है, लेकिन अभी तक ये पार्लियामेंट में जमा नहीं हुई, ये होनी है। तो कुछ चीज़ें निकल आई हैं जिसमें ये ऑडिट है और ये पहली दफ़ा नहीं आई ये वाली बात, यही है एग्जैक्ट। आपको याद होगा 2023 में जब PDM की हुकूमत थी तो इस पे बड़ा शोर मचा और ये वही है जो अब ऑडिट में अब आया है। अच्छा। और उस वक्त सेक्रेटरी पावर थे राशिद लंगड़ियाल जो आजकल चेयरमैन FPR है, और इस पर प्राइम मिनिस्टर ने एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाई। नेपरा ने भी इसकी इन्वेस्टिगेशन की और नेपरा ने ज़िम्मेदार करार दिया और नेपरा ने इनको कहा कि रिफ़ंड करें। उनमें से थोड़े बहुत रिफ़ंड हुए, आपको याद हो लाहौर का बड़ा इशू था। जी जी। और उस पर नेपरा ने एक डिसीजन दिया हुकूमत से, प्राइम मिनिस्टर को और फेडरल गवर्नमेंट को कहा कि इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। एक भी शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई। और मज़े की बात, जो सेक्रेटरी पावर, जो अब ये कंपनियां कौन सी हैं मैं बताता हूँ ना, 8 की 8 वो तमाम कंपनियां हैं जो स्टेट के अंडर है। एक के इलेक्ट्रिक नहीं है तो उसमें ये इशू नहीं था, वो प्राइवेट सेक्टर में है। नहीं, अब उसमें इशू था नहीं या वहाँ ऑडिट नहीं होता तो इसलिए शायद हमें मालूम नहीं है। उनका ऑडिट भी होता है, ये इशू नहीं है। हाँ। लेकिन वो एक प्राइवेट सेक्टर है तो वहाँ की चीज़ें इस तरह ओवर बिलिंग की सामने नहीं आई। अच्छा, ठीक। ये तो मैसिव है ना, मैसिव इसलिए है कि ये आपके रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात जो मैंने ऑब्जर्व की उस वक्त भी बताई, आज फिर नाजरीन को बता रहा हूँ, अगर 2 कंपनियों में होता, 3 कंपनियों में होता, 4 कंपनियों में होता तो इसको आप कह सकते हैं ये इंडिविजुअल्स की कोई गलती है
या कोई ये सुस्ती हो गई है या कोई और काम हुआ, ये 8 की 8 कंपनियों में है। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि ये सिस्टेमिक प्रॉब्लम है? सिस्टमेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये बाकायदा सिस्टमेटिक काम किया गया, डकैती डाली गई है बाकायदा। मैं तो इसको वाजे कह रहा हूँ, डकैती है ये। और उस वक्त ये बात साबित हुई, नेपरा ने भी कहा। और डकैती कहाँ से हुई है? 8 की 8 ये कर रही हैं काम, तो इसका मतलब है कि जो उनको कंट्रोल कर रहा है, जो हैंडलर है, जो उनका ड्राइवर है, वो डायरेक्शन दे रहा है सबको कि आपने अपनी जो नाअहली है, अपनी बिजली चोरी है, आपकी जो लाइन लॉसेज है, या आपका रेवेन्यू कम है, तो वो टारगेट पूरे करने के लिए ये तरीका इख्तियार करें। और इसमें किया क्या गया है? एक तो इसमें मेन जो सबसे ज़्यादा हिट किया गया है ना, वो जो एग्रीकल्चर ट्यूबवेल है उसको टारगेट किया गया है। 150 बिलियन तकरीबन वहाँ पर ओवर बिलिंग की गई है। और वो सेक्टर है जो जिससे हर पाकिस्तानी का ताल्लुक है, यानी कि जो हमारी फूड सिक्योरिटी का उसको टारगेट किया गया है। और जो गरीब किसान है गालिबन, इसके अलावा डोमेस्टिक कंज्यूमर। और इसमें किया क्या गया है? एक तो ये है कि 30 दिन का बिलिंग साइकिल होता है मीटर रीडिंग का। ये मोस्टली बिल इस तरह किए गए हैं कि 31 दिन की बिलिंग कर ली, 45 दिन तक की बिलिंग की गई है। इससे वो आपका एक तो बढ़ जाता है, स्लैब तब्दील हो जाते हैं, उस वो भी ओवर बिलिंग में आता है कि 30 दिन से ज़्यादा आप बिलिंग नहीं कर सकते। फिर जो है एवरेज बिल भेजे गए हैं लोगों को। फिर ऐसे लोगों को भी टारगेट किया गया है बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से कि जो फौत हो चुके हैं कई साल पहले, उनके नाम पे बिल हैं और मीटर बंद हैं, उनकी रीडिंग ज़ीरो आ रही है और उनको लाखों रुपए के बिल भेजे गए हैं। तो इसकी सर वो जो मर गया उसने कहाँ बिल पे करना है? नहीं, तो उसके वारसों ने बिल पे करना है ना, जो विरासत ट्रांसफ़र होती है ऑटोमेटिक, उन्होंने पे करना है। पे तो करना है वो तो नहीं, तो फिर वो इस्तेमाल भी हो रहा होगा ना शायद। मतलब कि मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि सर अगर किसी का बिल बंद है, वो घर बंद है या वो लाइन कटवा दी गई है, उनके पिछले एरियर्स डाल दिए गए, इस किस्म के काम किए गए हैं। तो ये इस पूरे सिस्टम को डिटेक्ट कर लिया गया था। नेपरा ने इन्वेस्टिगेशन भी कर ली, लेकिन हुकूमत ने, जिसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, उन्होंने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, बल्कि जो मैं कहता हूँ इनके ड्राइवर थे राशिद लंगरियाल साहब, उनको चेयरमैन FIR बना दिया गया। और वहाँ वो जो कर रहे हैं वो आप 1.5-2 साल से देख रहे हैं कि किसी की ये सिर्फ देखते हैं कि किसकी जेब में पैसा है, वो निकालना कैसे है। चाहे वो तनख्वाहदार तबका है, चाहे वो ट्रेडर्स है, चाहे वो नॉन फाइलर है, उनके लिए तो सांस लेना भी मुश्किल किया जा रहा है। तो वो ये उनको बाकायदा तरक्की दी गई है। तो कार्रवाई होती तो शायद ये रुक जाता, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये आज भी हो रहा है और उन कंपनियों में हो रहा है जिनको स्टेट रन कर रही है। अच्छा सर, इसके साथ साथ आज एक और भी इतलात TV चैनल्स पे चल रही थी कि जो 200 वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन है, 200 यूनिट वाले, वो भी सब्सिडी ख़त्म की जा रही है। इज़ दैट करेक्ट? जी जी बिल्कुल, वो भी ख़त्म की जा रही है। और आज प्राइवेटाइजेशन कमीशन की एक स्टैंडिंग कमेटी थी। हाँ, ये एक IMF के दबाव के नीचे हो रहा है? नहीं, IMF का दबाव नहीं है। बेसिकली आपका जो एनर्जी सेक्टर है ना, वो डिफ़ॉल्ट है इस वक्त, डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन में। देखें, आपके पास अगर कैपेसिटी 40,000 से ज़्यादा है मेगावाट की और यूज़ आपका हो नहीं रहा है, अभी तो थोड़ा बहुत यूज़ हो रहा है गर्मियों में, सर्दियों में तो 8-10 हज़ार मेगावाट पे आ जाता है, तो कैपेसिटी आपने पे करनी है। फिर इनकी नाअहली हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ख़ासकर जो पंजाब से बाहर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनके लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। पंजाब की 5 कंपनियाँ हैं, 5 की कंपनियों का जो अभी SOE की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक वो प्रॉफिट में है। ठीक। और बाज़ कंपनियां 80-90 अरब रुपए के प्रॉफिट में है, ऑपरेशनल प्रॉफिट जो है। ठीक है। तो इससे अंदाज़ा कर लें कि इन कंपनियों की सिचुएशन जो है उसकी वजह से डिफ़ॉल्ट की पोजीशन में है। और अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आप पे जो ये सर्कुलर डेट है जो इस वक्त 2400 अरब रुपए है सिर्फ पावर सेक्टर का, वो बढ़ता रहेगा। फिर उसको आप रोक नहीं सकते, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।